नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम RSCIT की एक सीरीज स्टार्ट करेंगे। इस सीरीज का हम नाम रखेंगे गुड बाय RSCIT। तो इसका पार्ट 1 हम आपके लिए लेके आ चुके हैं। इसका थोड़ा सा अजीब नाम हमने इसलिए रखा है जैसे कि गुड बाय RSCIT, यानी कि RSCIT को बाय बाय बोलना, क्योंकि इस सीरीज के सभी वीडियो देखने के बाद में आप पहली बार में RSCIT को क्लियर कर सकते हो, इसलिए हमने इसका नाम गुड बाय RSCIT रखा है। अपनी तैयारी यूट्यूब चैनल आपका वेलकम करता है। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र कुमार। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। निम्न में से कौन पॉइंटिंग उपकरण के सही उदाहरण हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं ट्रैक बॉल, टच पैड और माउस, मदरबोर्ड और प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर सी है मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन और स्पीकर। ऑप्शन नंबर डी है हार्ड डिस्क ड्राइव और पेन ड्राइव। चलिए इसका राइट आंसर चेक करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्रैक बॉल, टच पैड और माउस। पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी होती है ये आपको पहले पता होना चाहिए, फिर आप आसानी से आंसर दे सकते हो। पॉइंटिंग डिवाइस वो होती है अगर हम कंप्यूटर के साथ उनका यूज करते हैं तो मॉनिटर के अंदर एक पॉइंट या फिर पॉइंटर शो होता है, इसलिए इनको पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। अब देखिए माउस का हम यूज करते हैं तो हमारे मॉनिटर पे यानी कि कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है उस पर एक पॉइंटर शो होता है, और जैसे हम माउस को मूव करते हैं तो वो पॉइंटर भी मूव होता है और उसके द्वारा हम कंप्यूटर को दिशा निर्देश दे सकते हैं या फिर देते हैं। टच पैड आपने लैपटॉप के अंदर देखा होगा, ये भी सेम माउस की तरह ही कार्य करता है। और ट्रैक बॉल बेसिकली माउस के आकार की ही एक अलग डिवाइस होती है, लेकिन आजकल कुछ लैपटॉप्स के अंदर ये कीबोर्ड के बीच में ही एक छोटी सी बटन के टाइप की एक बॉल भी होती है, जिसे हम जिधर की साइड भी प्रेस करते हैं तो हमारा माउस पॉइंटर जो कि मॉनिटर पे होता है वो वैसे ही मूव करता है। ओके, तो ये होती है पॉइंटिंग डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। मान लीजिए कि कोई उपयोगकर्ता X MS Excel 2010 का उपयोग करता है और अन्य उपयोगकर्ता के लिए एक एक्सेल फाइल साझा करना चाहता है जो MS Excel 2003 का उपयोग करता है। तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए है उपयोगकर्ता X फाइल को .xlsx फाइल एक्सटेंशन में उपयोगकर्ता Y से साझा कर सकता है, यानी कि जो उपयोगकर्ता MS Excel 2003 का उपयोग करता है उसे हम Y का नाम दे रहे हैं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी है उपयोगकर्ता X फाइल को .xls फाइल एक्सटेंशन में उपयोगकर्ता Y से साझा कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी है उपयोगकर्ता X फाइल को .pptx फाइल एक्सटेंशन में उपयोगकर्ता Y से साझा कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी है उपयोगकर्ता X एक्सेल फाइल को उपयोगकर्ता Y से साझा नहीं कर सकता है। तो चलिए इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला जो उपयोगकर्ता है जिसे हमने X नाम दिया है वो MS Excel 2010 इस्तेमाल करता है, और दूसरा उपयोगकर्ता जिसे Y नाम दिया गया है वो MS Excel 2003 यूज करता है। तो पहले वाले उपयोगकर्ता को .xlsx फाइल एक्सटेंशन के साथ फाइल को सेव करना पड़ेगा और दूसरे उपयोगकर्ता के साथ साझा करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। मुक्त विश्वकोश यानी कि एनसाइक्लोपीडिया है गूगल, विकिपीडिया, बिंग, पेज रैंक। तो चलिए जानते हैं इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विकिपीडिया। अगर आप गूगल या फिर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो तो मेरे ख्याल से आपको विकिपीडिया का पता होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जानकारी दी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गूगल के अंदर विकिपीडिया इंडिया लिखते हो तो इंडिया के बारे में एक छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन आपको विकिपीडिया वेबसाइट पर मिल जाएगी। इतना ही नहीं, हम उस इन्फॉर्मेशन को हिंदी या फिर इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। तो अगर आपने विकिपीडिया का इस्तेमाल नहीं किया है तो आपको करना चाहिए। एक बात और, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे हम सुधार भी सकते हैं, जैसे कि सब इन्फॉर्मेशन इंटरनेट में नहीं है तो जिसको पता होता है वो उस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन डाल सकता है अपना अकाउंट क्रिएट करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। निम्नलिखित में से ईमेल पते का सही उदाहरण चुनें। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है RSCIT@vmou.ac.in। ऑप्शन नंबर बी है जिसमें www.vmou.ac.in है। ऑप्शन नंबर सी है 52.44.86.11, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए पहले इसका राइट आंसर चेक करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए
rcit@vmou.ac.in। तो ये ईमेल पते का सही उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। MS एक्सेस 2010 में उपयोगकर्ता रिक्ति स्थान प्रकार के फील्ड में डाटा दर्ज या बदल नहीं सकता। नंबर, चार्ट, ऑटो नंबर, डेट और टाइम। तो चलिए जानते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑटो नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। रिक्ति स्थान हार्डवेयर डिवाइस नहीं है। हार्ड डिस्क, बारकोड रीडर, माउस, ब्राउजर। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्राउजर। हार्ड डिस्क ये भी एक हार्डवेयर के तौर पे होती है। बारकोड रीडर यानी कि जो बारकोड को पढ़ता है, यानी कि बारकोड को पढ़ने वाला, वो बारकोड रीडर होता है, ये भी एक हार्डवेयर है। माउस ये भी एक हार्डवेयर है, और ब्राउजर ये एक सॉफ्टवेयर है। तो इसलिए ये हार्डवेयर की श्रेणी में नहीं आता है। और वैसे आप सभी को पता होगा ब्राउजर किस लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए हमें ब्राउजर की जरूरत पड़ती है। और ब्राउजर बहुत सारे हैं, जैसे कि बहुत पॉपुलर है वो है गूगल क्रोम, इसके अलावा मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, और भी बहुत सारे ब्राउजर आपको मार्केट में देखने मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। MS वर्ड 2010 में सम्मिलित हाइपर लिंक को कैसे खोलें। यानी कि MS वर्ड 2010 में कोई हाइपर लिंक दिया गया है, तो उसे हम कैसे खोल सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए है केवल हाइपर लिंक पर क्लिक करें। ऑप्शन नंबर बी, एल्ट कुंजी को दबाएं और फिर हाइपर लिंक पर क्लिक करें। ऑप्शन नंबर सी है शिफ्ट कुंजी दबाएं और फिर हाइपर लिंक पर क्लिक करें। और ऑप्शन नंबर डी है कंट्रोल कुंजी दबाएं और फिर हाइपर लिंक पे क्लिक करें। तो चलिए जानते हैं इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल कुंजी दबाएं और फिर हाइपर लिंक पे क्लिक करें। हाइपर लिंक MS वर्ड के अंदर जो होता है उसका इस्तेमाल करने के लिए हमें कंट्रोल कुंजी दबा के रखनी है, और फिर उस हाइपर लिंक पे क्लिक करना है, और फिर कंट्रोल कुंजी छोड़ देना है। तो हम जहां से वो लिंक दिया होता है वहां पर पहुंच जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। MS वर्ड 2010 में रिक्ति स्थान कुंजी कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को मिटा देता है, और रिक्ति स्थान कुंजी कर्सर के दाएं ओर के अक्षर को मिटा देता है। ऑप्शन है डिलीट और बैकस्पेस, कंट्रोल प्लस एल्ट, बैकस्पेस और डिलीट, स्पेस और एंटर। चलिए जानते हैं इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, बैकस्पेस और डिलीट। बैकस्पेस जो कुंजी होती है वो कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को मिटाती है, यानी कि लेफ्ट साइड के अक्षर को मिटाती है। और जो डिलीट बटन होता है या फिर डिलीट कुंजी होती है वो कर्सर के दाएं ओर यानी कि राइट साइड के अक्षर को मिटाती है। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लें। काफ़ी सारे विद्यार्थियों को लेफ्ट राइट का चक्कर समझ में नहीं आता है, तो उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि एक दिन बैठकर अच्छे तरीके से अपना दिमाग खोल कर और लेफ्ट कौन होता है राइट कौन होता है इसे सॉल्व कर लो, क्योंकि ये हमें बार बार इस्तेमाल करना पड़ता है तो गलती होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो इसको एक बार में क्लियर कर लेना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा वॉलेटाइल मेमोरी का एक उदाहरण है। सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ऑप्शन आपके सामने है पी रोम, ईपी रोम, ऊपर के दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वॉलेटाइल मेमोरी रैम होती है। रैम को हम वॉलेटाइल मेमोरी बोलते हैं, जैसे कि परिवर्तनशील और वाष्पशील होती है उसे अस्थायी मेमोरी भी बोल देते हैं। और इसका फुल फॉर्म यानी कि रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और यहाँ पे रोम लिखा हुआ है, रोम स्थायी मेमोरी होती है और ये नॉन वॉलेटाइल होती है। इसका पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। निम्न में से कौन सा लेबल जीमेल में आने वाली मेल के बारे में बताता है। इनबॉक्स, सेंड मेल, ड्राफ्ट, स्पैम। देखिए लेबल का मतलब कि वहाँ पे फोल्डर होते हैं। आप जीमेल अगर आप कंप्यूटर में ओपन करोगे तो लेफ्ट साइड में आपको कुछ लेबल दिखाई देंगे। सबसे ऊपर होता है कंपोज, यानी कि जहाँ से आप ईमेल लिख सकते हो, और उसके बाद में इनबॉक्स होता है, और बाकी सभी लेबल जैसे कि सेंड मेल या फिर ड्राफ्ट और स्पैम ये सभी नीचे होते हैं। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इनबॉक्स, यानी कि जो भी मेल आपके पास आती है वो इनबॉक्स में स्टोर होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। MS एक्सेल 2010 में बार चार्ट और कॉलम चार्ट के बारे में सबसे उपयुक्त सही विकल्प का चयन करें।
यानी कि MS एक्सेल 2010 में बार चार्ट और कॉलम चार्ट के बारे में हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। बार चार्ट और कॉलम चार्ट दोनों ही सकारात्मक डेटा मूल्यों का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं। ऑप्शन नंबर बी है, बार चार्ट और कॉलम चार्ट दोनों केवल एक गोलाकार आधार में सकारात्मक डेटा मूल्यों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, डेटा मानों को बार चार्ट में क्षैतिज सलाखों में दर्शाया जाता है, जबकि कॉलम चार्ट में डेटा मानों को ऊर्ध्वाधर सलाखों में दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी है, सभी विकल्प सही हैं। इसका राइट आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, डेटा मानों को बार चार्ट में क्षैतिज सलाखों में दर्शाया जाता है, जबकि कॉलम चार्ट में डेटा मानों को ऊर्ध्वाधर सलाखों में दर्शाया जाता है। ओके, तो ये था हमारा बार चार्ट और कॉलम चार्ट के बारे में सही विकल्प। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे। विश्वविद्यालय में छात्र के शुल्क को ऑनलाइन जमा करने के लिए कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त है? डेबिट कार्ड, आधार कार्ड, परिवार कार्ड, राशन कार्ड। क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। विश्वविद्यालय में छात्र के शुल्क को ऑनलाइन जमा करने के लिए कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त है? अब चेक करते हैं इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, डेबिट कार्ड, यानी कि एटीएम में जो डेबिट कार्ड होता है उसके माध्यम से हम ऑनलाइन छात्र की शुल्क है वो पे कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विद्यालय के बच्चों के लिए होमवर्क करने में कंप्यूटर का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है, डॉक्यूमेंट बनाकर, एक्सेल वर्कशीट और इंटरनेट के उपयोग से। ऑप्शन नंबर बी है, डिजिटल विज्ञापन बनाकर और मीटिंग शेड्यूल से। ऑप्शन नंबर सी है, ऑनलाइन बॉलीवुड फिल्मों के वीडियो देखकर। ऑप्शन नंबर डी है, स्कूल के बच्चों के लिए कंप्यूटर का कोई उपयोग नहीं है। तो चलिए जानते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्यूमेंट बनाकर, एक्सेल वर्कशीट और इंटरनेट के उपयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 3D प्रिंटर का उपयोग क्या है? भौतिक वस्तुओं का निर्माण करता है, A4 आकार के पेपर पर 3D प्रिंट करता है, कंप्यूटर मॉनिटर पर 3D मानचित्र नेविगेट करता है, और ऑप्शन नंबर डी है, प्रोजेक्टर पर 3D फिल्म दिखाता है। इसका राइट आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, भौतिक वस्तुओं का निर्माण करता है, यानी कि जैसे कि आप कोई खिलौना लेते हो और 3D प्रिंटर में उसका आकार बना देते हो, तो 3D प्रिंटर आपको रियल में वैसा खिलौना है वो बनाकर दिखाएगा। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप माउस के आकार को उसमें सेलेक्ट करते हो तो आपको ऐसा ही एक प्लास्टिक का माउस 3D प्रिंटर के द्वारा बनाकर आपको दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। वर्कबुक में एकाधिक वर्कशीट और चार्ट शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, वर्कशीट में कई वर्कबुक और चार्ट शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, वर्कबुक में कई स्लाइड और चार्ट्स होते हैं। ऑप्शन नंबर डी है, वर्कशीट में विभिन्न नेटवर्क टोपोलॉजी शामिल होती हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्कबुक में एकाधिक वर्कशीट और चार्ट शामिल होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, रेगिस्तान प्रिंटर प्रिंटर हेड से स्याही की छोटी बूंदों को छिड़ककर पृष्ठ की छवि बनाता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डिजिबहिल प्रिंटर, चेन प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। तो चलिए इसका राइट आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, इंकजेट प्रिंटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे। एक माइक्रोसॉफ्ट वॉइस संचालित व्यक्तिगत सहायक है जो विंडो 10 OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ लॉन्च किया गया है। कॉर्टाना, माइक्रोसॉफ्ट एज, मल्टीपल डेस्कटॉप, डिस्क क्लीनअप। तो चलिए जानते हैं इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, कॉर्टाना। जी हाँ, कॉर्टाना एक व्यक्तिगत सहायक है। आप इससे बातचीत कर सकते हो, आप इससे बातचीत कर सकते हो और कंप्यूटर से संबंधित कोई भी हेल्प आप ले सकते हो। यानी कि आपको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, तो इसकी मदद से आप वो सारे कार्य कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। रेगिस्तान माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक नया तरीका है जो आपके द्वारा दस्तावेज में किए गए परिवर्तन को मॉनिटर करता है। ट्रैक चेंजेस, ट्रैक मॉनिटर, ट्रेस मॉनिटर, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ। यानी कि कोई ऐसा तरीका है जिसको इस्तेमाल करने के बाद में
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो फाइल है उसमें आप कुछ भी चेंज करोगे तो वो उसे ट्रैक कर लेगा। तो चलिए इसका राइट आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ट्रैक चेंजेस। इसके माध्यम से आप डॉक्यूमेंट में जितने भी चेंज हो रहे हैं उन सभी को ट्रैक कर सकते हो, वो भी बहुत ही आसानी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। रिक्तिस्थान प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट के बीच ईमेल सुविधा प्रदान करता है। SMTP, SNMP, टेलनेट, FTP। तो चलिए जानते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, SMTP, और इसकी फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। ईमेल भेजने के दौरान प्राप्तकर्ता ईमेल पता रिक्तिस्थान में डाला जा सकता है। यानी कि जब हम ईमेल भेजते हैं तो जो प्राप्तकर्ता होता है, यानी कि जिसको हम मेल भेज रहे हैं, तो उसका जो पता होता है जिसे हम ईमेल एड्रेस भी बोल देते हैं, तो उसे कहाँ पर डाला जाता है। ऑप्शन नंबर ए है केवल टू बॉक्स में ही। ऑप्शन नंबर बी है केवल टू और सीसी बॉक्स में ही। ऑप्शन नंबर सी है केवल टू और बीसीसी और सीसी में। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए जानते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल टू, बीसीसी और सीसी। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ओके, इसी के साथ आज की ये वीडियो खत्म होती है। अब हम बात करते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा है। देखिए, इस वीडियो में हमने RSCT से संबंधित 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया है और ये हमारी गुड बाय RSCT की सीरीज चल रही है जिसका पार्ट 1 आज हमने कवर कर लिया है और नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी हम बहुत जल्द अपलोड करेंगे। हमने एक प्लेलिस्ट बना दिया है जिसमें जाके आप ये सारे के सारे वीडियो देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपने लाइक करना है, अगर अच्छा नहीं लगा है तो आपने डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में हमें बताना है कि ये वीडियो आपको अच्छा क्यों नहीं लगा है। और अगर आपको अच्छा लग गया है तो आपको एक प्यारा सा कमेंट करना है और इस वीडियो को अपने RSCT दोस्त के साथ, जिसे आप चाहते हो कि वो भी RSCT में मेरे साथ एग्जाम क्लियर कर पाए, उसको वीडियो सेंड करना है। और अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है, यानी कि आप यहाँ तक देख रहे हो, तो आपको कमेंट बॉक्स में अपनी तैयारी, फुल तैयारी टाइप करना है। और अगर हम पहली बार मिल रहे हैं, यानी कि आप इस वीडियो को पहली बार या फिर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो, तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहिए जिसका नाम हमने अपनी तैयारी रखा है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको हमारे YouTube चैनल यानी कि अपनी तैयारी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस करना है, क्योंकि हम कंप्यूटर की बेहतरीन एजुकेशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।